आप सुन रहे हैं द एक्सेप्शंस, नैन्सी हॉपकिंस, एमआईटी एंड द फाइट फॉर वुमेन इन साइंस, लेखिका केट जर्निके की हिंदी ऑडियो बुक समरी। यह किताब एक सच्ची कहानी पर आधारित है जो विज्ञान की दुनिया में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को उजागर करती है। यह कहानी मुख्य रूप से नैन्सी हॉपकिंस, जो एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी थी, के संघर्ष को दिखाती है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ दिमाग की तेज़ी को नापा जाता है, खोजों की चकाचौंध होती है, लेकिन उस रोशनी में कई चेहरे गुमनाम रह जाते हैं। ये कहानी है उन अपवादों की जिन्होंने हार्वर्ड और एमआईटी जैसे गढ़ों में यह साबित करने की कोशिश की कि विज्ञान सिर्फ पुरुषों का खेल नहीं है। ये कहानी है नैन्सी हॉपकिंस और उन 16 महिला वैज्ञानिकों की जिन्होंने एक संस्था की नींव हिला दी और दुनिया को बता दिया कि 21वीं सदी में भेदभाव का चेहरा कितना बदला हुआ, कितना शालीन, लेकिन उतना ही खतरनाक हो सकता है। यह सब शुरू होता है अप्रैल 1963 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक व्याख्यान कक्ष से। वहां जेम्स डेवी वॉटसन, जिन्होंने अभी अभी डीएनए की संरचना ढूंढने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, अपने जादू बिखेर रहे थे। भीड़ में एक युवा लड़की थी, नैन्सी डो, जो रैडक्लिफ कॉलेज की छात्रा थी। वह हाल ही में अपने पिता को खो चुकी थी और जीवन में एक गहरे अकेलेपन और भ्रम से जूझ रही थी। वॉटसन की बातों ने उसे जैसे झकझोर दिया। उन्होंने डीएनए को जीवन का रहस्य बताया और नैन्सी को लगा जैसे पूरी ब्रह्मांड की कुंडली उनके सामने खुल रही हो। नैन्सी न्यूयॉर्क के एक पढ़े लिखे परिवार से आती थी जहां शिक्षा पर बहुत जोर था, लेकिन उस जमाने की औरतों की तरह उसके सामने भी यही सवाल था, करियर बनाऊं या शादी करके घर बसाऊं। वॉटसन का व्याख्यान उसके लिए एक राहत की तरह आया। उसे लगा कि उसने अपनी राह पा ली है। वह वॉटसन की प्रयोगशाला में शामिल हो गई जहां उसे एक नई दुनिया मिली। वहां उसकी मुलाकात फ्रांसिस क्रिक जैसे दिग्गजों से हुई। हालांकि क्रिक के एक अप्रिय व्यवहार ने उसे यह भी सिखाया कि विज्ञान की इस दुनिया में एक औरत होना आसान नहीं होगा। नैन्सी को विज्ञान से गहरा प्यार था, लेकिन उसके सामने एक और चुनौती थी, उसका बॉयफ्रेंड ब्रूक, जो अंग्रेजी का प्रोफेसर बनना चाहता था। दोनों के अलग अलग सपने थे। वॉटसन ने उसे प्रोत्साहित किया कि वह वैज्ञानिक बने, लेकिन 1960 के दशक में एक औरत के लिए करियर और शादी में से किसी एक को चुनने का दबाव बहुत बड़ा था। नैन्सी ने ग्रेजुएट स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। पुरुषों का वर्चस्व, महिला साथियों और मेंटर्स की कमी और एक अलग तरह का अकेलापन। उसे एहसास हुआ कि वह असली खोज और सहयोग के लिए तरसती है, न कि सिर्फ एक डिग्री के लिए। आखिरकार उसने वॉटसन से सलाह लेकर पीएचडी छोड़ने और हार्वर्ड में ही एक तकनीशियन के रूप में काम करने का फैसला किया। यह एक जोखिम भरा फैसला था, लेकिन उसने अपने जुनून को चुना। उस वक्त विज्ञान की दुनिया एक किले की तरह थी जिसमें औरतों के लिए दरवाजे बंद थे। 19वीं सदी के अंत में ही एलिस हैमिल्टन जैसी वैज्ञानिकों ने बाधाओं का सामना किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सैनिक लौटे तो औरतों को उनकी नौकरियों से हटा दिया गया। समाज में यह धारणा थी कि विज्ञान जैसे कठिन क्षेत्र में औरतें परिवार और करियर एक साथ नहीं निभा सकती। 1960 के दशक की शुरुआत में ही आवाजें उठने लगीं। अमेरिकन अकादमी की एक संगोष्ठी में समाजशास्त्री एलिस रॉसी ने एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। उन्होंने पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती दी और बच्चों की परवरिश और नौकरी की जिम्मेदारियों को साझा करने की वकालत की। उनके विचारों की खूब आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने एक बहस छेड़ दी। 1966 की शरद ऋतु में नैन्सी एक बदले हुए कैम्ब्रिज में लौटी। वियतनाम युद्ध के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर आए थे। उसके नए बॉस मार्क पोटाश ने, एक युवा वैज्ञानिक, भी इस आंदोलन में सक्रिय थे। मार्क और वैली गिलबर्ट के बीच जीन को नियंत्रित करने वाले रेप्रेसर अणु को खोजने की होड़ लगी थी। नैन्सी ने इस प्रयोग में अहम भूमिका निभाई। उनकी मदद से मार्क ने लैम्डा रेप्रेसर को अलग कर लिया, एक ऐतिहासिक खोज। लेकिन इस सफलता के बाद भी नैन्सी को वह पहचान नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। वैज्ञानिक दुनिया में प्रतिस्पर्धा बेहद कड़वी थी और महिलाओं के लिए जगह और भी मुश्किल थी। धीरे धीरे नैन्सी ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। जिम वॉटसन के समर्थन से वह ग्रेजुएट छात्रा बनी और कैंसर अनुसंधान में कदम रखा। इस बीच उसकी मुलाकात बारबरा मैकलिंटक से हुई, जो एक दिग्गज आनुवंशिकीविद थीं और जिन्हें उनके काम के लिए दशकों बाद नोबेल मिला। मैकलिंटक ने नैन्सी को बताया कि कैसे उनके साथ भेदभाव किया गया, कैसे उन्हें नज़रअंदाज किया गया। ये नैन्सी के लिए एक चौंकाने वाला सच था। वह हमेशा मानती थी कि विज्ञान में सिर्फ योग्यता मायने रखती है, लेकिन मैकलिंटक की कहानी ने उसकी आंखें खोल दी। वहीं एक और युवा वैज्ञानिक मैरी लू पार्ड्यू भी संघर्ष कर रही थी। वो भी बारबरा मैकलिंटक से प्रेरित थी, लेकिन उन्हें पता था कि रास्ता आसान नहीं है।
उनके पिता एक भौतिक विज्ञानी थे, इसलिए विज्ञान का माहौल उनके घर में था। लेकिन जब वो आनुवंशिकी में करियर बनाना चाहती थी तो उन्हें एहसास हुआ कि महिला संकाय सदस्यों की संख्या नगण्य है। उन्होंने व्यावहारिक शोध पर ध्यान केंद्रित किया और जो गैल की प्रयोगशाला में काम करना शुरू किया, जहां महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता था। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें आनुवंशिकी में पहचान दिलाई और वह इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन जैसी महत्वपूर्ण तकनीक विकसित करने में सफल रही। लेकिन जब उन्होंने एमआईटी में आवेदन किया तो शुरू में उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। बाद में उनकी ख्याति ने उन्हें वहां पहुंचाया, लेकिन यह संघर्ष एक सबक था। 1970 के दशक की शुरुआत में महिला आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। ग्लोरिया स्टाइनम जैसी नेताओं ने औरतों से पुरानी सोच को भूलने का आह्वान किया। विज्ञान की पत्रिकाओं में भेदभाव के खिलाफ लेख छपने लगे। 1972 में टाइटल IX कानून बना, जिसने शिक्षा में लैंगिक भेदभाव पर रोक लगा दी। लेकिन बदलाव धीमा था। नैन्सी हॉपकिंस ने अपने करियर और निजी जीवन के बीच एक कठिन चुनाव किया। उसने तय किया कि वह शादी और बच्चों के बिना ही विज्ञान के प्रति समर्पित रहेगी। यह उसकी प्रतिज्ञा थी, जैसे उसने खुद को विज्ञान की नन बना लिया। इस बीच MIT जैसे संस्थानों में महिलाओं के लिए जगह बनाने की कोशिशें हो रही थी। MIT की स्थापना 1861 में विलियम बार्टन रोजर्स ने की थी, जो सिद्धांत और व्यवहार के मेल पर जोर देते थे। हालांकि शुरू से ही संस्थान में महिलाओं के प्रति प्रतिरोध था। एलेन स्वैलो रिचर्ड्स 1871 में पहली महिला छात्रा बनी, लेकिन उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुरुष छात्रों की संख्या बढ़ने से महिलाओं की संख्या में गिरावट आई। 1960 के दशक में एक मोड़ आया जब महिला छात्राओं के लिए पहला छात्रावास बना और एमिली विक जैसी महिलाओं ने उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। 1968 में MIT ने मिल्ड्रेड मिल्ली ड्रेसलहॉस को अपनी पहली महिला पूर्ण प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया। मिल्ली ब्रॉन्क्स में एक गरीब आप्रवासी परिवार में पली बढ़ी थी। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से PhD की और एनरिको फर्मी जैसे दिग्गज से सीखा। 4 बच्चों की मां होने के बावजूद उन्होंने MIT में महिला छात्राओं के लिए मेंटरशिप और समर्थन के कार्यक्रम शुरू किए। उनका मानना था कि महिलाओं को कोई विशेष उपचार नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें समान अवसर और माहौल जरूर चाहिए। उनके प्रयासों की बदौलत MIT में महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1973 में नैन्सी एक सहायक प्रोफेसर के रूप में MIT आई। ये वही समय था जब संस्थान युद्ध संबंधी शोध से हटकर विविधता और सकारात्मक कार्रवाई पर जोर दे रहा था। लेकिन नैन्सी के लिए यहाँ का माहौल आसान नहीं था। वह कैंसर सेंटर में काम करती थी, जहाँ पुरुष सहकर्मियों के बीच उनकी उपलब्धियों को कम करके आंका जाता था। उन्हें लगा कि वह अदृश्य है। मिल्ली ड्रेसलहॉस ने महिला संकाय के लिए सहायता समूह बनाए, लेकिन नैन्सी को लगा कि उनकी समस्याएं अलग हैं, वो व्यवस्थागत नहीं बल्कि व्यक्तिगत हैं। मैरी रोवे ने उत्पीड़न की अवधारणा को परिभाषित करते हुए बताया कि लैंगिक भेदभाव कितना घातक और छिपा हुआ हो सकता है। इसी दौर में एलिस वांग जैसी वैज्ञानिकों ने वेतन असमानता और महिलाओं के लिए कम अवसरों को उजागर करने के लिए सर्वेक्षण किए। द डबल बाइंड नामक रिपोर्ट ने दिखाया कि विज्ञान में अल्पसंख्यक महिलाओं को किन दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नैन्सी ने रैडक्लिफ क्वार्टरली के लिए एक निबंध लिखा, जिसमें उन्होंने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने की असंभवता को दर्शाया। निबंध ने बहस छेड़ दी। कुछ ने इसे सच्चा बताया तो कुछ ने इसे निराशावादी कहा। इसी बीच डेविड बॉल्टिमोर जैसे सहकर्मियों के विरोध के बावजूद नैन्सी ने टेन्योर हासिल कर ली। 1980 के दशक में MIT के पास स्थित केंडल स्क्वायर बायोटेक उद्योग का केंद्र बन गया। रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक ने नई संभावनाएं खोली, लेकिन नैतिक सवाल भी खड़े किए। इसी बीच नैन्सी ने अपने निजी जीवन में कदम रखा और आर्थर मेरिल के साथ एक लंबी दूरी का रिश्ता शुरू किया। लेकिन 1983 में एक दुखद घटना घटी। एक सहकर्मी ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। डर और कलंक के डर से नैन्सी ने इसकी शिकायत नहीं की। जब उसे पता चला कि उसी आदमी ने दूसरी औरत पर हमला किया तो उसने विभागाध्यक्ष को बताया, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि कोई कार्रवाई हुई या नहीं। इसी समय नैन्सी ने रोजलिन फ्रैंकलिन की जीवनी पढ़ी, जिनके DNA की संरचना में योगदान को वॉटसन और क्रिक ने कम करके दिखाया। नैन्सी को एहसास हुआ कि विज्ञान में महिलाओं के योगदान को कितनी धीमी और शालीन डकैती का शिकार होना पड़ता है। उसकी आंखें खुल गईं कि यह व्यवस्था जानबूझकर महिलाओं को हाशिए पर रखती है। मैरी लू पार्ड्यू इस बीच नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुनी गई, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन MIT में महिलाओं की संख्या अब भी बेहद कम थी। मैरी लू को एक ग्रेजुएट छात्रा की समस्या सुलझानी पड़ी, जिसका सलाहकार फ्रैंक सोलोमन उसे डिग्री लेने से रोक रहा था। मैरी लू के हस्तक्षेप के बाद ही वो छात्रा अपना शोध प्रस्तुत कर पाई। ये घटना दिखाती है कि कैसे पितृसत्तात्मक संरचनाओं में महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। इन सब के बीच नैन्सी ने अपने करियर की दिशा बदलने का फैसला किया। वह कैंसर शोध से हटकर जेबराफिश पर काम करना चाहती थी, ताकि व्यवहार से जुड़े जीन की पेचीदगियों को समझा जा सके। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उन्हें इसमें नई ऊर्जा मिली। उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान में मजा वापस आ गया है। 1990 का दशक आते आते महिलाओं के लिए कार्यस्थल की चुनौतियां सुर्खियों में आने लगीं।
न्यूज़वीक ने महिलाओं की शादी की संभावनाओं को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े छापे। क्लेरेंस थॉमस की नियुक्ति और एनेटा हिल के यौन उत्पीड़न के आरोपों ने महिला आंदोलन को नई ऊर्जा दी। 1992 को महिलाओं का वर्ष घोषित किया गया। एमआईटी में नैन्सी को अपनी प्रयोगशाला के लिए जगह और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा। उनके सहकर्मी सुसुम के साथ तनाव बढ़ा। नैन्सी ने आंकड़े इकट्ठा करके यह साबित किया कि उन्हें उनके पुरुष सहकर्मियों की तुलना में कम जगह मिली है। उन्होंने एक नागरिक अधिकार वकील से सलाह ली और एमआईटी के प्रोवोस्ट से मिलकर अपनी ज़रूरतों को रखा। आखिरकार उन्हें जगह मिल गई, लेकिन असमानता की भावना बनी रही। इसी दौरान नैन्सी को पता चला कि एरिक लैंडर और हार्वे लोडिश उनके द्वारा विकसित एक कोर्स को व्यावसायिक रूप देने की योजना बनाए। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने वकीलों से सलाह ली और एमआईटी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर विभाग में भेदभाव की शिकायत की। मैरी लू पार्ड्यू जैसी वरिष्ठ महिला साथियों ने उनका समर्थन किया और नैन्सी को एहसास हुआ कि उनकी समस्या अकेली नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थागत समस्या है। नैन्सी ने रूथ पेरी के साथ मिलकर महिला संकाय सदस्यों का एक समूह बनाया। जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग और दर्शनशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं एकत्रित हुईं। उन्होंने वेतन असमानता, शिक्षण कार्यों से बेदखली और पहचान न मिलने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने विज्ञान संकाय का सर्वेक्षण किया और पाया कि महिलाएं संकाय के 8% से भी कम हैं। उन्होंने डीन बॉब बिरगैनो को एक पत्र लिखकर लैंगिक भेदभाव की जांच के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। 11 अगस्त 1994 को 6 महिला संकाय सदस्य डीन बिरगैनो से मिली। उन्होंने अलग थलग पड़े रहने, कम वेतन और हाशिए पर डाले जाने के अपने अनुभव साझा किए। बिरगैनो, जो पहले इन दावों को लेकर संशय थे, उनकी बातें सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि ये एक व्यवस्थागत समस्या है और एक समिति बनाने पर सहमति जताई। हालांकि विभागाध्यक्षों ने इसका विरोध किया। अध्यक्ष चक वेस्ट ने बिरगैनो का समर्थन किया और एक छोटा कार्यदल बनाया गया। ली रॉयडेन को इसकी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। समिति को सलाहकारी भूमिका दी गई, जिससे उसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठे, लेकिन नैन्सी को इसका अध्यक्ष बना गया। फरवरी 1995 में समिति ने काम शुरू किया। उन्होंने वेतन, शिक्षण कार्यों और संसाधनों के आंकड़े जुटाए। पाया कि महिलाएं अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा खुद जुटाती थीं, जबकि पुरुषों के लिए संस्थान ऐसा करता था। जेरी फ्रीडमैन जैसे सदस्यों ने डीन के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने पर जोर दिया। डीन बिरगैनो ने वेतन सुधार और महिला संकाय की भर्ती जैसे कदम उठाने शुरू कर दिए। समिति ने महिला संकाय के बीच एक समुदाय की भावना पैदा की और मातृत्व अवकाश नीतियों में सुधार के लिए काम किया। लेकिन नैन्सी का अपना संघर्ष जारी था। उनके द्वारा बनाया गया कोर्स अब उनके हाथ से निकल चुका था। उन्होंने एमआईटी के खिलाफ लैंगिक और उम्र भेदभाव का मुकदमा करने पर विचार किया, लेकिन डीन बिरगैनो और अन्य साथियों से बातचीत के बाद उन्होंने यह फैसला किया कि व्यक्तिगत न्याय से बड़ा मकसद है संस्थागत बदलाव। उन्होंने मुकदमा न करने का फैसला किया और समिति के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। 1997 में नैन्सी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। इसमें दिखाया गया कि कैसे अनजाने पूर्वाग्रह, अनकॉन्शियस बायस महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भेदभाव का एक पैटर्न है जो मान्यताओं और दृष्टिकोणों से बना है, जो व्यवस्थित रूप से महिला संकाय के खिलाफ काम करते हैं। इस रिपोर्ट ने एमआईटी और फिर पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी। अध्यक्ष चक वेस्ट ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भेदभाव मौजूद है। ये पहली बार था जब किसी बड़े संस्थान ने इतनी स्पष्टता से लैंगिक भेदभाव को स्वीकार किया। इस रिपोर्ट ने देश भर की महिला वैज्ञानिकों को एकजुट किया। उन्होंने अपने संस्थानों में भी ऐसी ही जांच की मांग की। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, ये एक आंदोलन था। नैन्सी हॉपकिंस और उनकी 16 साथियों ने साबित कर दिया कि अकेले की आवाज़ कमज़ोर हो सकती है, लेकिन सामूहिक आवाज़ एक संस्था की नींव हिला सकती है। उन्होंने ये भी दिखाया कि 21वीं सदी का भेदभाव खुलेआम नहीं होता, बल्कि वह शालीन, छिपा हुआ, लेकिन उतना ही विनाशकारी होता है। उन्होंने साबित किया कि विज्ञान सिर्फ पुरुषों का खेल नहीं है, और जो औरतें इस खेल में शामिल होती हैं वे अपवाद नहीं बल्कि नियम का हिस्सा हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।